वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 17th बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसका पेपर 30 सितंबर को होना है, पूरी इसमें डे वाइज सीरीज ये मैंने चालू करी है। ये पहला दिन है जिसमें आपको 50 एमसीक्यू टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है डेली डे वाइज सीरीज कराऊंगा 50 क्वेश्चन की, पहली चीज। दूसरा, इसी चैनल पे एक साइंस का लेक्चर कंपाइलेशन का, पूरी साइंस की थ्योरी, क्योंकि साइंस से 30 क्वेश्चन बनते हैं, पूरी साइंस आप इससे कवर कर सकते हो। तो आराम से इसको फॉलो करिए। डेली अब से मैं ही इस चैनल पे आपको मिलूंगा। डेली आपको 50 क्वेश्चन डेली सीरीज मिलेगी और एक साइंस का लेक्चर मिलेगा। फिर इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब इस पे आपको पूरी तैयारी फ्री में हो जाएगी। बाकी आप अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्रिपरेशन में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेके आया हूँ मैं। मेरा नाम है आशीष तिवारी। अब से इस चैनल को मैं ही हैंड ओवर करूँगा। आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू की सीरीज़ मिलेगी डेली आपको, ठीक है। ये डे 1 है। 50 क्वेश्चन की सीरीज़ बाइलिंगुअल मिलेगी। उसमें साइंस, हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास देखिए 30 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स है। आपके पास अप्रॉक्स 6 महीने आराम से, तो आराम से आप जो भी पढ़ रहे हो उसके साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मज़ा आ जाएगी। बाकी जो आप सब्जेक्ट अगर चाहते हैं कि मैं एकदम स्टार्टिंग तो उसको पढ़ाऊँ तो आप बताइएगा, मैं वो सब्जेक्ट भी शुरू कर दूंगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का आपको पता है 31 क्वेश्चन साइंस से हर बार आते ही आते हैं, और हिस्ट्री से, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री से, और ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट। बस इसको पकड़ के आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो, चाहे आपका बीपीएससी हो। तो चलिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आपका मतलब कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस पे? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, फिजन पर कार्य करता है। देखिए, फिजन में क्या होता है, एक बड़े कण जो होते हैं छोटे छोटे में डिवाइड होते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में होता है छोटे छोटे कण मिलके बड़े बन जाते हैं। अब जैसे सन है, सन में भी कौन सा रिएक्शन होता है, सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, या नाभिकीय संलयन होता है सूरज में, ठीक है। और ऐसे ही देखिए, सन में अगर फ्यूजन हो रहा है तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन होता है। क्यों? क्योंकि सन इज अ फॉर्म ऑफ, जब पता है हाइड्रोजन से ही बना हुआ है पूरा, हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक है। तो सूरज में और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। परमाणु बम में पूछ लिया, अगर एटॉमिक बम में कौन सा रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर फिजन होता है। उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है क्या? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम? डायमंड, नायलॉन, टर्पेंटाइन ऑयल या सॉल्ट? तो देखिए, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, ठीक है। तो ऐसे आप एक आइडिया ले सकते हो। हीरे में देखिए कितनी है, 1.24 इंटू 10⁸, नायलॉन में 1.96 इंटू 10⁸, टर्पेंटाइन ऑयल में 2.04 इंटू 10⁸ और 1.96 इंटू 10⁸। सबसे ज़्यादा किस में दिख रही है आपको? टर्पेंटाइल ऑयल में, यानी तारपीन के तेल में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। ये प्रकाश की चाल की, और प्रकाश की चाल होती कितनी है ऐसे? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ अदिश है? अदिश मतलब कौन सी राशि कह रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी। अदिश मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अगर आप मेरा साइंस का लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो आप ये आराम से कर सकते हैं। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होती है। अब जैसे देखिए, तापमान, तापमान तो बता देंगे ना यार, आज 100 डिग्री तापमान है, किस दिशा में है ये थोड़ी बताएगा, है ना। जैसे बल के लिए तो भाई आपको डायरेक्शन चाहिए, किसी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे ना, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो ये तो सदिश राशि हो गई, यानी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। टेम्परेचर आपकी स्केलर है। कार्य भी आप एक दिशा में थोड़ी करते हैं ना, कार्य का कोई दिशा नहीं होती। तो वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और विद्युत धारा भी आपकी क्या हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट भी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें भी आपको परिमाण मिलता है और दिशा नहीं मिलती। आप जिस तरफ उसको घुमा दोगे उस तरफ करंट चला जाएगा ना, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ठीक है। यानी 134 हो जाएगा इसका, देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए चौथा देखने कह रहा है, यदि किसी कारणवश पृथ्वी के निकट परिक्रमण कर रहे किसी उपग्रह की कक्षी चाल कितने गुना बढ़ जाती है तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाता है? इफ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द अर्थ इंक्रीजेज
हाउ मैनी टाइम्स ड्यू टू एनी रीजन बिकॉज ऑफ विच सैटेलाइट लीव इट्स ऑर्बिट, मतलब मान लीजिए सूरज का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब अगर इसकी स्पीड कितने गुना बढ़ जाए तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, तो √2 टाइम्स, कितना, √2 टाइम्स अगर वो बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएगा। ये क्या कहता है, T² जो होता था रेडियस के क्यूब के बराबर, एक सेकंड, T² = R³। कैपलर का नियम पढ़ा होगा आपने, है ना, तो √2 टाइम्स याद रखना, फैक्चुअल √2 गुना, ठीक है, √2 गुना, तो अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएगा। चलिए 5वां देख लेते हैं। कह रहा है रदरफोर्ड परमाणु के नाभिकीय मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। सबसे पहली चीज़, परमाणु का केंद्र जिसे नाभिक कहा जाता है धनावेशित होता है, मतलब सेंटर ऑफ एटम विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब यहाँ पे यह है अगर, तो ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये क्या ऑप्शन है, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ये। दूसरा कह रहा है एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस में उसका सारा मास कंसंट्रेट होता है, ये भी सही है। प्रोटॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। कौन करता रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन करता है, यानी पहला और दूसरा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट कह रहे बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का विलयन कहलाएगा, द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन बेंजीन विल बी कॉल्ड एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या बोला जाएगा, सोल्यूशन, या द्रव में गैस का विलयन, द्रव में गैस का विलयन, क्योंकि बेंजीन और गैस मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और बेंजीन क्या है, एक द्रव्य है, ठीक है, उसमें। नेक्स्ट देखते हैं वायुयान में स्थापित ब्लैक बॉक्स से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट। देखिए वायुयान में जो ब्लैक बॉक्स होता है वो होता है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, अगर आप कभी देखा हो आपने, ये वो ऑडियो रिकॉर्ड करता रहता है। ब्लैक बॉक्स क्या करता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो प्लेन्स में लगा होता है। ब्लैक बॉक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्लैक बॉक्स ऑडियो रिकॉर्ड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं मोनेल मेटल मिश्र धातु के मुख्य घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द अलॉय मोनेल मेटल। कौन, मोनेल मेटल। तो मोनेल मेटल में सबसे ज़्यादा होता है आपका निकल 67% के आसपास, और कॉपर, ठीक है। तो मोनेल मेटल 2 लोग से मिलकर बनता है ज़्यादातर, निकल और कॉपर, निकल और कॉपर, मोनेल मेटल निकल और कॉपर। 9th में कह रहा है प्रतिदीप्ति लैंप जलने पर, या जो फ्लोरेसेंट लैंप होती है उसके जलने पर कौन सी लाइट उत्सर्जित होती है, जलने पर कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है, या फ्लोरेसेंट लैंप इमिट करता है। विच लाइट व्हेन इट गेट्स इल्यूमिनेटेड, तो ये लाइट सिमिलर टू सोलर लाइट, या सौर प्रकाश के समान प्रकाश को क्या करता है, ये इमिट करता है, ठीक है, ना लाल ना बैगनी नीला पीला काला कुछ नहीं, जैसा सौर प्रकाश करता है वैसे ही करता है फ्लोरेसेंट लैंप, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10वां कह रहा है किस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ द प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये कहना जा रहा है प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा गैस का, गैस की बात कर रहा है। आप देखो ना, आप पहाड़ों पे जाओ तो तापमान कम होता जाता है तो प्रेशर भी कम होता जाता है ना, पहाड़ों पे चलते जाते हैं अगर तो तापमान कम होगा तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम। डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये किसने कहा था, गेल-यूकेस लॉ। ये कौन सा लॉ है, गेल-यूकेस लॉ, गेल-यूसेक का नियम। 11 कह रहा है परमाणु क्रमांक क्या होता है, या एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपने सुना होगा, जो भी प्रोटॉन न्यूक्लियर में प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक बोला जाता है, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान पूछ ले अगर, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं संख्याओं को तो बन जाता है एटॉमिक मास या द्रव्यमान जो उसका होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, नाभिक में प्रोटॉनों की उपस्थिति की संख्या। अब 12वां देखिए, आपको पॉलिटी का सवाल दिखेगा, कौन सा विकल्प सही है ये बताना। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप, ये भी सही है यानी नागरिकता। पार्ट 3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP, ये भी गलत हो जाएगा, ये पार्ट 4 में है, ठीक है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, यानी सिर्फ 1 और 2 सही होगा। इसका क्या सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मोस्ट रिपीटेड होता रहता है हर साल BPSC में। कह रहा बिहार और उड़ीसा बिकम सेपरेट प्रोविंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बिहार और उड़ीसा कब अलग अलग प्रांत बन गए थे, तो 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। बिहार रैंक फर्स्ट इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से।
तो ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। देश में जितने भी राज्यों में सबसे ज़्यादा आपको बिहार में ही पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में तीसरा स्थान है पॉपुलेशन में, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले पे आपको कौन दिख जाएगा? पहले पे आपको यूपी दिखेगा, फिर महाराष्ट्र, फिर आपको बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, मतलब यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, ये भी सही है। गया बिहार राज्य का सबसे गर्म शहर है। गया इज़ दी हॉटेस्ट सिटी इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बिहार स्पेशल के लिए अच्छा सवाल है। 15 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज इन भागलपुर, ठीक है। ये परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में है। परमान डॉल्फिन सेंचुरी अररिया, ये भी ठीक है। और गोगाबिल बर्ड सेंचुरी, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी सही है, ठीक है। तो भागलपुर में क्या है? विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, परमान डॉल्फिन सेंचुरी अररिया में है, और गोगाबिल आपको कटिहार में मिल जाएगी। 16 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में बना 1950 में, ठीक है। ये काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में बना 1950 में, ये भी सही है। मिथिला साहित्य संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा 1950, ये गलत है। ये 1951 में बना है। कब बना? 1951। और भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में 1963, ये भी सही है, ठीक है। तो आपको ये चारों याद रखना है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, ये भी सही है, 1950। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी 1950। मिथिला वाला जो है साहित्य संस्कृत, ये 1951 में बना है। और भारतीय नृत्य कला मंदिर 1963, ठीक है। ये इसको आपको क्रोनोलॉजी में भी सेट करने को ऐसा सवाल आ सकता है। अब इनमें से भी आपको बताना है गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा गलत है। स्वतंत्र भारत में बिहार की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये गलत है दोस्तों। ये आपके जयराम दास दौलतराम थे। जयराम दास दौलतराम कौन थे? जयराम दास दौलतराम, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो ये नाम जयराम दास दौलतराम, याद रखना। पहले स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम, ना कि सरोजनी नायडू। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा। राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। कौन? भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। कह रहे हैं अंग महाजनपद वर्तमान बिहार राज्य के कितने जिलों में फैला हुआ है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रेजेंट बिहार स्टेट अंग महाजनपद वॉज स्प्रेड? तो ये आपको मुंगेर और भागलपुर में मिल जाएगा अंग महाजनपद। कहाँ कहाँ? मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर भागलपुर में अंग महाजनपद। चलिए 19 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन लाहौर और पटना षड्यंत्र मामले के मुखबिर की हत्या में शामिल थे दोस्तों? तो दोस्तों चंद्रमा सिंह, बैकुंठ शुक्ल या खुदीराम बोस। तो इसमें सिर्फ बैकुंठ शुक्ल, कौन? बैकुंठ शुक्ल शामिल थे, ठीक है, बैकुंठ शुक्ल। चंद्रमा सिंह ने बैकुंठ शुक्ल के साथ मिलकर, किसने? चंद्रमा सिंह ने बैकुंठ शुक्ल के साथ मिलकर लाहौर और पटना षड्यंत्र मामले के मुखबिर फणींद्र नाथ की घोष की हत्या कर दी थी। तो ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, चंद्रमा सिंह और बैकुंठ मतलब दोनों हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। चंद्रमा सिंह और बैकुंठ, ये याद रखना। चंद्रमा सिंह बैकुंठ शुक्ल ने मिलकर लाहौर और पटना षड्यंत्र मामले में किसकी हत्या करी थी? मुखबिर फणींद्र नाथ। मुखबिर का नाम पूछ सकता है, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं। कह रहा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में निम्नलिखित में से किन रूपों में भारी जल का उपयोग किया जाता है? हैवी वाटर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो देखिए हैवी वाटर का यूज मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में किया जाता है, उसको ठंडा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे करते हैं, ठीक है, हैवी वाटर का यूज़। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जितने भी होते हैं उनमें हैवी वाटर का यूज़ होता है, मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार आया ये। अब 21 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ये तीर्थंकर है, उनके प्रतीक। अजीतनाथ का प्रतीक गज था, मतलब एलिफेंट था, ठीक है। संभवनाथ का प्रतीक हॉर्स था, यानी घोड़ा, ये भी सही है। महावीर का प्रतीक सिंह था, यानी लॉयन, ये भी सही है। पार्श्वनाथ का मत्स्य नहीं था दोस्तों, पार्श्वनाथ का सर्प था या स्नेक था, ठीक है, सर्प या स्नेक, किसका? पार्श्वनाथ का। 22 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कह रहे हैं अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार राजगृह में महात्मा बुद्ध से मिला था। अजातशत्रु मिनिस्टर वर्षकार मेट महात्मा बुद्ध इन राजगृह। तो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का सवाल, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कह रहा है मगध के सम्राट महापद्मानंद को अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अपरो परशुराम, किसको? महापद्मानंद को। तो ये भी सही था, नाम याद रखना। और उदयभद्र पाटलिपुत्र का संस्थापक था। उदयभद्र वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र किसने बनाया? उदयभद्र। और उदयभद्र दोस्तों ये वही है जिसको उदायन भी आप पढ़ते हो ना, तो उदायन नहीं पाटलिपुत्र बनाया, उसका नाम उदयभद्र भी था, ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा आप, उदायन को ही उदयभद्र भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार था, यही गलत है दोस्तों, ये बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार, बिंबिसार। हर्यक वंश का फाउंडर कौन था? हर्यक डायनेस्टी का बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है, यानी ये गलत होगा। कर्ण वंश का वासुदेव कर्ण। सातवाहन राजवंश का शिमुका
वक्ताग्रा राजवंश का विंध्य शक्ति कौन? विंध्य शक्ति, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक के हासन जिले के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति स्थापित कराई थी? हु अमंग द फॉलोइंग हैड गॉट ह्यूज स्टैचू गोमतेश्वरा इंस्टॉल्ड एट श्रवणबेलगोला? तो ये कराई थी चामुंडराई ने। किसने? चामुंडराय ने। चामुंडराय, ठीक है, नाम याद रखिएगा। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने पेंशन विभाग दीवाने इश्तहाक की स्थापना की थी? किसकी? दीवाने इश्तहाक की। तो देखिए ये शुरू करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये पहला सुल्तान था जिसने वृद्धों के लिए पेंशन है, ठीक है, वृद्धों के लिए पेंशन, जिसका नाम क्या रखा? दीवाने इश्तहाक। शोहरत आम सार्वजनिक निर्माण विभाग है ना, लोक निर्माण विभाग, या जिसको आज आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलते हो, ये सब शोहरत आम इसने कराया। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगन एवं बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना, ये सब इसी ने करी थी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी, कौन? जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने निम्नलिखित में से किसके खिलाफ फतवा जारी किया था? तो मुल्ला मोहम्मद यजदी ने फतवा जारी किया था अकबर के खिलाफ। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ, क्योंकि ये कई इनको लगता था एंटी इस्लाम हो रहे हैं, एंटी इस्लामिक हो रहे हैं, इसलिए। और देखिए फतवा जारी मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ भी हुआ था, पर वो मुल्ला मोहम्मद यजदी ने नहीं करा था, ठीक है। इतिहास में इनके खिलाफ हुआ था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अकबर ये थोड़ा इन लोगों को लगता था हिंदुओं के लिए भी काम कर रहे हैं, इसलिए। 27 देखते हैं। कह रहा है किस राजवंश के एक मुस्लिम शासक ने आदेश दिया था कि उसके शासनकाल के दौरान होने वाले समारोह केवल 21 दिनों तक चलेंगे? A Muslim ruler of which dynasty had ordered that future celebration during his reign would last only 21 days? तो ये तुगलक राजवंश ने बोला था, तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है, कि जितने भी समारोह होंगे वो 21 दिनों तक ही चलेंगे। 28 देखते हैं। कह रहा कौन सा विकल्प सही है? मुगल प्रशासन में मीर आतिश को, किसको? मीर आतिश को दरोगाए तोपखाना के नाम से जाना जाता था। मीर आतिश वॉज नोन एज दरोगाए तोपखाना, ठीक है। मजूमदार को अष्टप्रधान में वित्त मंत्री कहा जाता था। मजूमदार को अष्टप्रधान में क्या कहते थे? वित्त मंत्री कहते थे, ये भी सही है। और जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो वह काबुल का बादशाह था, ठीक है। व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया ही वॉज बादशाह ऑफ काबुल। तो तीनों सही हो जाएंगे, इसकी स्टेटमेंट तीनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये तो सबको पता होगा, 1929 के लाहौर सेशन में किसने अध्यक्षता करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी को चलते फिर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे भी मनाया था हम लोगों ने, जिसको देखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान भी लागू किया इसी वजह से। कह रहा व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1940 में करी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, कौन सा सही है? ब्रह्मदत्त प्रथम सत्याग्रही थे, तो गलत है दोस्तों। ब्रह्मदत्त जो थे ये तीसरे सत्याग्रही थे। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, ये ठीक है। विनोबा भावे तीसरे थे, गलत है, ये पहले थे। विनोबा भावे पहले थे, ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। यानी इसमें सही सिर्फ ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है सिर्फ। तो जो भारत छोड़ो का नारा है, ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी किसने गाड़ा था? यूसुफ मेहर अली ने गाड़ा था, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने अपना अप्रूवल दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम पे। ध्यान है ना, स्लोगन क्विट इंडिया। तो ये किसने गाड़ा था? यूसुफ मेहर अली ने। और 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था क्विट इंडिया, यह याद रखना आपको, जिसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 32 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने सभी भिक्षुओं के लिए तर्पण मुक्त कर दिया था? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर हैड मेड तर्पण फ्री फॉर ऑल द मॉन्क्स? किसके लिए तर्पण फ्री कर दिया था सारे मॉन्क के लिए? तो ये बिंबिसार ने कर दिया था। किसने? बिंबिसार ने लिए। बिंबिसार ने मॉन्क्स के लिए तर्पण फ्री कर दिया था, नाम याद रखना, बिंबिसार। चलिए 33 देखते हैं। कह रहा है इख्तियार अल दीन बख्तियार खिलजी ने बिहार में स्थित ओदंतपुरी या बिहार शरीफ पर कब विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों ये करा था 1198 में। ये जो इख्तियार अल दीन बख्तियार खिलजी था, ये जो मोहम्मद गौरी था उन्हीं सबके सेनापति थे ये, ठीक है। इसे नहीं पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को राख कर दिया था जला के, इसी ने, बख्तियार खिलजी ने, 1198 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत राज्य को तुगलक साम्राज्य में मिला दिया था और इसका नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा था। उस जिले का नाम बताइए। इन 1334 गयासुद्दीन तुगलक हैड मर्ज्ड द तिरहुत स्टेट इनटू तुगलक एम्पायर एंड रिप्लेस इट्स नेम आफ्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो वो बिहार का कौन सा जिला था? तो उसका नाम था दोस्तों भागलपुर। कौन सा जिला था? भागलपुर, याद रखिएगा, भागलपुर। 35 कह रहा प्लासी के युद्ध के बाद बिहार की वास्तविक शक्ति निम्नलिखित में से किसके हाथों में आ गई थी? तो प्लासी के बैटल के बाद जो था बिहार को मैनेज करने लगे थे राजा राम नारायण, राजा नाम नारायण के हाथों में, राजा राम नारायण, याद रखिएगा। और प्लासी का युद्ध तो पता ही होगा आपको, 1757 में हुआ था, अंग्रेज जीत गए थे। बाद में फिर मीर जाफर को क्या बना दिया था? बंगाल का नवाब बना दिया था। 36 कह रहा है 30 नवंबर 1856 को स्थापित संथाल पारगना जिले का प्रथम जिलाधिकारी निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था? संथाल पारगना का
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज मेड द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ संथल पारगना, तो ये बनाया था एशले एडिन को। किसको? एशले एडिन को बनाया गया था। 37 अप्रैल 1920 में खिलाफत आंदोलन के शीर्ष नेता मौलाना शौकत अली बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पहुंचे थे? तो मौलाना शौकत अली पहुंचे थे बिहार के पटना जिले में। कहाँ पहुंचे थे? बिहार के पटना जिले में, याद रखिएगा। चलिए 38 देखते हैं, कह रहा है वॉयसरॉय लॉर्ड लिटन के शासनकाल से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लॉर्ड लिटन का शासनकाल याद होना चाहिए, 1876 से 1880 था। ठीक, अब रॉयल टाइटल एक्ट कब आया? 1876 में आया। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1878 में आया। शस्त्र अधिनियम भी 1878 में आया। तो तीनों ही इसी के शासनकाल में होगा, देखिए 1876 से 80 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों एक्ट का टाइम याद रखिएगा, 1876, 78, 1878। ठीक है, चलिए 39 देखते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का शुभारंभ 1917। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1916, ये गलत है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, ये भी सही है। ठीक है, तो साबरमती आश्रम 1916 में बना है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है, और फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी पूना में 1916 में बनी है। चलिए 40 कह, पृथ्वी की आंतरिक परत सियाल के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबंडेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ सियाल द इनर लेयर। तो दोस्तों आपने एक सेकेंड अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जब ऐसे, तो पढ़ा होगा ये सियाल है, ये सीमा है, फिर कोर में नाइफ होता है NIFE। तो सियाल का मतलब सिलिका एल्यूमिनियम होता है, सीमा का मतलब सिलिका मैग्नीशियम होता है, नाइफ का मतलब निकिल आयरन होता है। ठीक है, तो सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। 41 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा या आरोही क्रम में। मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, इन सब में। तो देखिए सबसे जो आपको पता हो कैसे ग्रह शुरू होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तो इनके शुरू होने की कहानी है। अब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो देखिए सबसे छोटा मरकरी होता है। ठीक है, फिर आपको मार्स मिल जाएगा, फिर वीनस और फिर अर्थ आएगा। ठीक है, मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, यानी ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। कैसे पहचानते? ऐसे पहचानते कि मरकरी जो होता है वो सबसे छोटा होता है, और वो देखिए सबसे छोटा यहीं दिख रहा है, बाकी सब में अलग है। ठीक है, 42 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भू संतुलन शब्द गढ़ा था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉइन्ड द टर्म आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी थ्योरी या भू संतुलन का टर्म दिया था किसने? क्लेरेंस डटन ने दिया था। क्लेरेंस डटन, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, क्लेरेंस डटन, पूछ सकता है आपसे, क्लेरेंस डटन भू संतुलन शब्द गढ़ा था इन्होंने। कैलिफोर्निया का कह रहा है सियारा नवेदा पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? दो सियारा नवेदा माउंटेन है कैलिफोर्निया में, USA में, वो किस टाइप का माउंटेन है? तो दोस्तों ये ब्लॉक माउंटेन है। सियरा और निवेदा कैसा है? ब्लॉक माउंटेन आता है, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो याद रखिए ब्लॉक माउंटेन आपको अगर पता हो कैसे बनते हैं, जब ये फॉल्ट आ जाता है तो ये ऐसे ऊपर हो जाता है पार्ट आधा, या नीचे आ जाता है, वो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगा मैं। अभी 44 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रैटक्लिफ लाइन है, ये भी सही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, आप लोगों को, कई लोगों को इसमें डाउट भी रहता है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब डूरंड रेखा। ये डूरंड लाइन जब पाकिस्तान हमारा पार्ट था ना ब्रिटिश इंडिया के टाइम, तब ये बनाई गई थी। ठीक है, तब अफगानिस्तान और भारत की थी, अब ये पाकिस्तान और इसके बीच में आ जाती है। ठीक है, डूरंड रेखा, तो आपको इसको याद रखना है, कन्फ्यूजन मत करिए। कई जगह गूगल पर आपको इंडिया अफगानिस्तान भी मिल जाएगा, तो वो गलत है। आयोग ये नहीं मानता है, आयोग जो मानता है SCS उसी को फॉलो करता है। ठीक है, और हम ये पूरी रिसर्च के साथ ही देते हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं हम पे। तीसरा गलत है। चलिए, कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? करनाल, जोधपुर, हैदराबाद, हिसार, तो आपको जोधपुर लग रहा होगा पर नहीं, हैदराबाद में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान, हैदराबाद। 46 देखते हैं, कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड और निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके कृत्रिम वर्षा करने की प्रक्रिया को मेघ बीजन कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल रेन बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयोडीन का यूज़ करा जाता है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन का यूज़ करके आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। ठीक है, आयोडीन। 47 देखते हैं, कह रहा है ग्रीन इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया जाता है? द ग्रीन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीन इंडेक्स देता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP ग्रीन इंडेक्स निकालता है। 48 देखते हैं, कह रहा है नए बैंक लाइसेंसों के लिए आवेदनों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति या पैनल का गठन किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी
या पैनल हैड बीन फॉर्म टू स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन फॉर न्यू बैंक लाइसेंस। तो विमल जलान कमेटी बनाई गई है, किसके लिए? विमल जलान पैनल बनाया गया। विमल जलान पैनल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए ये पैनल है? जितने भी आपकी समिति हैं नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए, वो गठित करी गई है। चलिए 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, तो बिल्कुल सही है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर लंदन में मिल जाएगा, ये भी सही है। प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड में है, ये भी सही है। तीनों सही है, इसकी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, याद रखना। ऐसे करके जब आप डेली मैं आपको कराऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा आपका, बहुत सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी डेली प्रैक्टिस के लिए। और बाकी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी बीपीएससी की तैयारी हम कराएंगे, प्री मेंस, कई टॉपर हमने दिए हैं, आप देख सकते हो पूरे प्रूफ के साथ। प्री मेंस सबकी आप तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हो, ज्ञान सर के इनिशिएटिव से कर सकते हो। 50 देखते हैं। कह रहा बिहार राज्य की किस नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है? द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ विच रिवर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार इज द प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेट्यू? तो ये फाल्गु नदी है। कौन सी? फाल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती, फाल्गु नदी, याद रखना है, ठीक है। ये भी देख लो, बागमती कहाँ से निकलती है? हिमालय की महाभारत श्रेणी यानी नेपाल से निकलती। कमला नदी ये भी नेपाल से निकलती। महानंदा ये भी नेपाल से निकलती। बस फाल्गु नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों डेली 50 क्वेश्चन। आपको ऐसा डेली एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन का दूंगा, और साइंस का एक लेक्चर चल रहा है, आप उसको फॉलो करिए। साइंस आपकी अच्छे से कवर हो गई ना तो 30 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। एक बार ये थ्योरी साइंस की पढ़ डालिए, पूरा कंपाइलेशन, फिर टॉप 500 MCQ करके भी सीरीज चलाऊंगा। और डेली डे वाइज आपको ये 50 MCQ मिलेंगे रेगुलर। सुबह आपको 12 से 1 बजे के बीच में ये मिल जाएगा डेली, तो इसको अच्छे से फॉलो करिए, 1 बजे ये मिलेगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हैं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।